हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक देख लेते हैं तो आपका 6 अंक जो है पेपर में पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा हिंदी के पेपर में। ठीक है, 6 अंक आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिलेगा। आज की वीडियो में जानेंगे रस, छंद और अलंकार। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और उसका उदाहरण हम आपको बता दें। ये तैयार करके जाइएगा, पेपर में आपका छंद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ट्रिक से बताने वाले हैं और इसी तरीके से जो है आप बिल्कुल आसान तरीके से रस और छंद और अलंकार को आप जान पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल बहुत ही कम बचा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन नंबर जो है पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 के कम जो पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। ठीक है, यहाँ देखिए श्रृंगार रस, वीर रस, करुण, हास, शांत। ठीक है, इतना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। तो 5 में आप 4 भी तैयार कर सकते हैं, एक छोड़कर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर कर लेना है, एक आपको छोड़ देना है। ठीक है, चाहे तो आप श्रृंगार छोड़ सकते हैं या वीर, करुण, कोई भी एक, और बाकी सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा आप सभी को। ठीक है, आप सभी को क्या पता होना चाहिए भाई? बस खाली सिर्फ का स्थायी भाव पता होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? स्थायी भाव जो है पता होना चाहिए। बाकी परिभाषा आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, श्रृंगार रस की आप परिभाषा कैसे देंगे, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। परिभाषा सही बच्चे अभी तुरंत तैयार करेंगे। परिभाषा कहता है कि जब, ठीक है, जब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, रति होता है, इसका स्थायी भाव याद रखिएगा। जब रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव या व्यक्तिचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है या तब श्रृंगार रस कहलाता है। बिल्कुल बात सही हो गया। एक बार मैं फिर से परिभाषा को रिपीट कर, ये वाला टॉपिक, ये वाला परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ आपको क्या है, जो भी रस का परिभाषा देंगे उसका स्थायी भाव यहाँ पर लिख देना है, उसका स्थायी भाव यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर तब श्रृंगार जो जिसका परिभाषा देंगे उसका यहाँ पर रस का नाम लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। आपका पूरी तरीके से यहाँ पर जो है रस तैयार हो गया। कहता है कि जब रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं व्यक्तिचारी या संचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चों नए में अगर बात करें तो श्रृंगार रस के दो भेद हो गए हैं, एक संयोग श्रृंगार हो गया, एक वियोग श्रृंगार हो गया। आपने नाम सुना होगा, संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो अगर ये पेपर में आप लिखेंगे तो आपको दोनों का यहाँ पर उदाहरण लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बुक के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इसका दो भेद हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो भेद में आप लिखेंगे। संयोग श्रृंगार में आप लिखेंगे कि संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद प्यार। ये कमानी से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर आ गया है भाई, आपको यहाँ पर वो क्या स्पष्टीकरण करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं, अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों को दे। लेकिन सभी बच्चे क्या है, सामान्य हिंदी से हैं, तो यहाँ जो है आपको क्या लिखना है, परिभाषा और उदाहरण करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का परिभाषा हमने बताया। वियोग में आप इस तरीके से दिखाएंगे और इसके बाद आपका संयोग में आप इस तरीके से दिखाएंगे। आइए वियोग में देख लेते हैं कि वियोग में कहता है कि जिस रचना में नायक एवं नायिका के विलन का, अब वियोग है, ठीक है, यानी कि वियोग नाम से ही क्लियर कि इसमें मिलन का क्या होगा, नायक और नायिका के मिलन में क्या होगा, अभाव रहता है, तब वह विरह का वर्णन होता है, तब यहाँ पर जो है हमारा वियोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ परिभाषा एक उदाहरण लिख सकते हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये उदाहरण लिख देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये विस्तार में लिखना पड़ सकता है। अगर आपसे श्रृंगार रस पूछता है तो आप तो चाहे तो अगर थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है इतना दिखा सकते हैं, परिभाषा दिखा सकते हैं, उसका भेद दिखा सकते हैं, और एक आप इसमें उदाहरण कोई भी दिखा सकते हैं, या तो संयोग का दिखा दीजिए या वियोग का दिखा दीजिए, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला आपका आ जाता है वीर रस। ठीक है, वीर रस। ठीक है, तो आइए वीर रस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। वीर रस में
तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान सुनिएगा, परिभाषा हमने आपको बता दिया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ठीक है, तो अब परिभाषा इसको मत देखिए, ठीक है। अब परिभाषा आप कैसे देंगे कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब जो है हमारा वीर रस होता है। क्लियर का परिभाषा सबको पता हो ना, वो 2 लाइन लिख कर याद कर लीजिएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अब यहाँ पे उदाहरण भाई लिख करके छोड़ देना है आपको कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगरान के। ठीक है, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ठीक है, तो ये 4 लाइन आप लिख करके किसी भी तरीके से इसका उदाहरण आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण करने की जरूरत यहां पर नहीं है आपको। अब चलिए बात कर लेते हैं करुड़ रस के लिए। करुड़ रस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देख सकते हैं सब क्वेश्चन जो रिपीटेड है। ठीक है, और ये करुड़ रस आप सभी तैयार कर लीजिए, लगातार आ रहा है, इस बार भी ये आएगा। ठीक है, पेपर में। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसका करुड़ रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। याद रखिए कि करुड़ रस का स्थायी भाव शोक। करुड़ माने कि वो क्या है? जो नायक है किसमें है? शोक में है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? शोक हो गया। अब परिभाषा फिर वही देंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब हमारा करुड़ रस होता है या करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। बस यही बार बार लिखना है। बस स्थायी जो भी रस लिखेंगे उसे स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, आप परिभाषा लिख देंगे। अब उदाहरण में आप लिख सकते हैं 2 लाइन का कि क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है, ये 2 लाइन बच्चों आप किसी भी तरीके से, आज का ही दिन है तो आप इसको लिख कर किसी भी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपको पेपर में दिखेगा इस बार। ठीक है, आज पेपर में ये दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आपका आ जाता है हास्य रस। इसका बच्चों स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। परिभाषा हम आपको फिर से मुंह से बोलते हैं कि जब हास नामक, ठीक है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब वहां पर जो होता है वो हास्य रस होता है या हास्य रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा एकदम बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण यहां पर आप ले सकते हैं कि नाना वाहन नाना वेशा विहंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहु पद बाहू। ठीक है, ये आपको कर लेना है। चलिए, ये भी आपका जो है 2023 के पेपर में रिपीट करेगा, तैयार कर लीजिएगा। और या फिर इसके बारे में कोई दूसरा आप उदाहरण जानते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी नहीं कि आपको यही उदाहरण लिखनी है। चलिए, शांत रस आपका आ गया, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट शांत रस। ठीक है, तो आइए शांत रस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है, ठीक है, निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। याद रखिएगा, इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, तो यानी कि जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं व्यक्तिचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है, तब वहां पर जो है हमारा शांत रस होता है। उदाहरण में आप देखा सकते हो, थोड़ा सा इसका उदाहरण ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अब लौ नसानी अब न नसहें, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसहों। ठीक है, पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़कर ते न खसहों। ठीक है, तो ये वाला उदाहरण बच्चों आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका ये पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, आपका रस बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब बच्चों चलते हैं फटाफट। अब यहाँ पर आपका ये सिलेबस बहुत ही जल्द आपका अलंकार समाप्त हो जाएगा। अलंकार में आपको 6 है। अनुप्रास यमक श्लेष उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, एक शब्द अलंकार से, एक अर्थालंकार से, 3 है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, 2 देगा, एक आपको करना पड़ेगा। अभी आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अनुप्रास यमक पहले श्लेष 3 देख लेते, उस पर उपमा रूपक उत्प्रेक्षा देखेंगे। चलिए, अब सभी क्वेश्चन जो है रिपीट करता है हर बार पेपर में। ठीक है, तो अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप लोग ध्यान सुनिएगा कि एक ही वर्ड, ठीक है, अनुप्रास अलंकार कहता है एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिएगा, अनुप्रास में यानी कि अनुप्रास में क्या होती है? एक ही वर्ड की बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है। अब ध्यान सुनिए, उदाहरण आप देंगे कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी।
अब ध्यान सुनिएगा, कानन, ठीक है, देखिए कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। अब स्पष्टीकरण में आप दिखा सकते हैं इस उदाहरण में क, ठीक है, क, फिर भ, फिर क्या है र, फिर घ, ठीक है, और क्या है म, ठीक है। ये अक्षर एक से अधिक बार आए हैं इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए क यहाँ पर भी आया, क यहाँ पर भी आया, ठीक है, और देखिए यहाँ पर भ आया है, यहाँ पर भी भ आया है। अब देखिए घ यहाँ पर भी, घ यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, और र भी यहाँ पर भी आया, र यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। परिभाषा तैयार, उदाहरण तैयार, स्पष्टीकरण तैयार। यमक को देख लीजिए। यमक अलंकार परिभाषा कहता है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर क्या था, वर्ण की यानी अक्षर की, एक जो क ख होता है वो वर्ण की क्या है, बार बार आवृत्ति हो रही थी या पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक है। अब यमक कहता है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां यमक अलंकार हो। यमक में एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसी शब्द का अर्थ जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। अब यहाँ उदाहरण आप दे सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। तुरंत तैयार करिए, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब वो स्पष्टीकरण दिखा सकते हैं। इस उदाहरण में जो घटा है, घटा शब्द दो बार आया है, देखिए काली घटा का घमंड घटा। अब देखिएगा, अब इसका अर्थ दोनों में भिन्न भिन्न, एक घटा माने बादल हो गया, दूसरा घटा माने कम हो गया या घट गया। बस ये भी आपका यमक तैयार हो गया। चलिए श्लेष देख लेते हैं। श्लेष अलंकार देखिए कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, जब एक शब्द एक ही बार, अब ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही इसमें, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो अर्थ, उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते, तब वहां जो श्लेष अलंकार होता है, यानी एक ही शब्द रहेगा उसका दो अर्थों में प्रयुक्त होगा। जैसे कि यहाँ पर चिर जीवो जोर जुरे क्यों न सहेन गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, ठीक है, ये तैयार कर लेना है। तो ये परिभाषा आप यहाँ दिखा सकते हैं बच्चों। अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिए। अब ये तीनों में से सबसे ज्यादा पूछा गया पेपर में आया अनुप्रास, इस बार भी आएगा। और ये यमक को आप तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों हालांकि 2022 में नहीं पूछे गए थे, बट एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम चौथा देख लेते हैं। अब यहाँ से उपमा, ठीक है, उपमा ये अच्छा है। उपमा आप सभी देख सकते हैं कि जब उपमेय में उपमा की तुलना की जाती है तब हमारा उपमान अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं या चार भेद होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण, धर्म। बस अब इसमें उदाहरण आप बिल्कुल आसान से दे सकते हैं, हरि पद कमल कोमल से, हरि पद कमल कोमल से। अब उपमेय में क्या हरि पद है, उपमान में कमल है, वाचक में से है, साधारण धर्म में कोमल लता है, ठीक है, यह कमल। चलिए अगला देख लेते हैं अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार देखिएगा कि जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, ठीक है, वहां क्या होती है, रूपक अलंकार होती है। एक बार मैं परिभाषा फिर से, जहां उपमेय यानी जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमान, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण आप दे सकते हैं कि गिरा अनिल मुख पंकज रोगी प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं कि यहाँ जो गिरा है वह वाड़ी में भौरे का मुख कमल, मुख में कमल का, और लाज में जो है निशा का निषेधित जो है आरोप यहाँ पर होने पर यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा कहता है कि जहां उपमेय में उपमा दी जाती है, में उपमान या उपमेय के साथ तुलना की जाती है या की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पर उदाहरण उत्प्रेक्षा का दे सकते हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात मनोनीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बच्चों ध्यान सुनिएगा, पहला वाला तैयार करिएगा, ठीक है। यानी कि 203, ध्यान सुनिएगा, तीन कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा, अनुप्रास यमक श्लेष में से एक देगा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा में से एक देगा, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तीनों भी तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि इसी में से दोनों पूछ दे तो आपका छूट सकता है, ठीक है। तो ये एक कम, देखिए 6 है, एक कम करके 5 आप तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अनुप्रास को आप सब तैयार करके ही जाइएगा। चलिए अब आपका अलंकार भी कंप्लीट हो गया। अब आपके बात कर लेते हैं दोस्तों छंद के लिए, ठीक है। छंद के लिए बात कर लेते हैं, जो कि छंद में आपको चौपाई है, ठीक है, और कौन कौन से भाई, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है,
और एक है दोस्तों आपका लास्ट में कुंडलियां, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान सुनिएगा, कुंडलियां को आपको छोड़ देना है, कुंडलियां को आपको याद नहीं करनी है फिलहाल में। तीन को आपको बता, चार दिया, तीन आप पढ़ लेंगे, तीन में से दो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम छंद को तैयार कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं चौपाई। चौपाई की परिभाषा सुन लीजिएगा आप लोग कि यह जो होता है कि चौपाई जो है वो सम, ध्यान सुनिएगा, सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है। अंत में जगड़, जगड़ का मतलब है 1 फिर यस 1, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं, जगड़ अथवा तगड़, यस यस 1 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ड जो है वो गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अब ध्यान सुनिए, ये जो खड़ी पाई होता है इसको बोलते हैं लघु, ठीक है, और जो ये यस की तरह होता है इसको बोलते हैं हम गुरु, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उदाहरण में आपको क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा, ये उदाहरण लिखिए, हम आपको परिभाषा ध्यान बताते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ठीक है। अगला लिखेंगे अमीय सूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अब यहां पर आपको दिखाना है, अब ध्यान सुनिएगा, ये जो लघु, जो खड़ी पाई, ये लघु जो होती है छोटी मात्रा पर यूज होती है, छोटी मात्रा पर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि क आ गया, ठीक है, या की आ गया, फिर या कु आ गया, ठीक है, इस तरीके से, या के आ गया, ठीक है, छोटा मात्रा। और ये जो लघु होता है, ये जो गुरु होता है, ठीक है, ये गुरु होता है, ये बड़ी मात्रा पर यूज होता है, बड़ी मात्रा पर यूज होता है। जैसे कि का, बड़ी मात्रा पर की, कु, क, इस तरीके से। अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे बंदौ, अब ब प अ का मात्रा है तो ब इस पर गुरु लगेगा। अब द, सिर्फ द, देखिए क हमने बताया, क पर क्या लगेगा आपका छोटी मात्रा, यानी कि छोटी मात्रा पर क्या लगेगा भाई आपका लघु लगेगा, तो यहाँ पर लघु हो गया। फिर उ है तो लघु हो जाएगा। फिर गु, देखिए उ का मात्रा आ गया तो इस पर क्या हो जाएगा, लघु लगेगा, लघु हो गया। और रू पर भी आपका लघु लगता है, ठीक है। अब देखिए प द, तो आप सिंपल तो इस पर लघु लग जाएगा। प है तो लघु लगेगा। दु है छोटी की मात्रा है तो लघु लगेगा। म है छोटी मात्रा है तो लघु लगेगा। अब प है छोटी, प सिर्फ केवल प है तो लघु लगेगा। और रा देखिए आ, का, आ, ठीक है, आ का मात्रा है, बड़ी मात्रा पर क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे, तो यहाँ पर गुरु लग गया। गा पर भी गुरु लग जाएगा। अब देखिए सु आ गया तो इस पर लघु लगेगा। रू आ गया तो इस पर लघु लगेगा। ची आ गया तो इस पर लघु लगेगा। छोटी मात्रा पर लघु, बड़ी मात्रा पर गुरु। अब देखिए यहाँ पर स पर उ का मात्रा है, छोटी मात्रा है तो लघु, और वाह आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या लग गया भाई आपका, गुरु लग गया। फिर स आ गया, फिर देखिए सरस तो लघु लघु लघु। अनुरागा तो अ पर छोटी मात्रा अ है तो लघु। फिर नु आ गया लघु। रा पर गुरु लगेगा और गा पर गुरु लगेगा। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर दिखा देनी है उदाहरण पर। अब देखिए इसमें दिखाएंगे 16 मात्राएं होनी चाहिए प्रत्येक पद। इसमें भी देखिए 16, देखिएगा। अब 16 गिनेंगे कैसे, देखिए गुरु को 2 गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 12, 12 2 14, 14 2 16। तो यानी कि काउंटिंग कैसे करेंगे, लघु को हम 1 गिनते हैं और गुरु को हम 2 गिनते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर इस वाले लाइन में भी इसी तरीके से आप दिखाएंगे। अब देखिए इसमें भी 16 मात्रा आ गया और इसमें भी देखिए 1 2 3 3 1 4 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। और इसमें भी देखिए 16 मात्रा, इसमें भी गिनेंगे तो 16 मात्रा और इसमें भी गिनेंगे तो 16 मात्रा। तो दिखाएंगे 16 + 16 बराबर 32 मात्रा पहले लाइन में, और यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16, 16 16 32 मात्रा यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए ये तो हालांकि 22 में नहीं पूछा था, 22 में देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आगे आया था, ठीक है। तो इसको भी, दोहा को भी तैयार कर लेनी है आपको। अब ध्यान सुनिएगा, उसी के परिभाषा। अब वो क्या था आपका, क्या था ये भाई, ये जो चौपाई था ये सममात्रिक छंद। ध्यान सुनिए, चौपाई सममात्रिक छंद है, लेकिन दोहा जो है आपका दो अर्ध सममात्रिक छंद, यही अंतर होता है, ठीक। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे, ध्यान सुनिएगा, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 मात्राएं होती। पहले यानी दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं पहला, इसमें 13 मात्राएं होंगी पहले और तीसरे, ठीक है। इसके नीचे वाला, ये वाला, इसमें यानी ये तीसरा, इसमें 13 मात्रा देखिएगा। 2 2 4
5 6 2 8 2 10 एक 11 और 2 13, देख सकते हैं यहाँ पर 13 मात्राएं, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, 13 मात्राएं यहाँ पर भी हो गए। और देखिए ये वाला जो पद हो गया, ये वाला और ये वाला, इसको दूसरा पद बोलेंगे और इसको जो है चौथा पद बोलेंगे, और इसमें 11 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, देखिए 2 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 मात्राएं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 11 मात्राएं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कि दोहा में परिभाषा लेके यह अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले चरण यानी इस वाले चरण में और इसके तीसरे वाले चरण में 13 13 मात्राएं होती है, और तथा इसके दूसरे और चौथे वाले में 11 11 मात्राएं होती हैं। बस अब परिभाषा आपको पता हो गया। उदाहरण आप लिखिए कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरिदूती होई। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा, इसमें 13 मात्राएं, अब ये आपको गिनना आ गया होगा। इसमें 11, 13 प्लस 11 यानी 24 मात्राएं होंगी टोटल, और इसमें 13 और 11 इसमें भी 24 मात्राएं होंगी। किसमें? दोहा में। चलिए एक सोरठा हम आपको बता देते हैं, सोरठा आप तैयार करिए। ठीक है, सोरठा को आपको तैयार कर लेना भाई। चलिए सोरठा को देख लीजिए आप लोग। सोरठा देखिए ध्यान से, अब सोरठा कर परिभाषा ध्यान से, सोरठा अर्ध अब सममात्रिक छंद है। ठीक है, सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, यानी कि पहला ये वाला, ठीक है, और तीसरा ये वाला, इसमें उल्टा हो जाता है। ये क्या है? ये दोहा का जस्ट उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। इसमें कहता है कि पहले और तीसरे वाले में 11 11, इसमें भी 11 मात्राएं और इसमें भी 11 मात्राएं, तथा दूसरे ये वाला दूसरा हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया, और ये वाला हो गया आपका चौथा। यानी कि दूसरे और चौथे में जो है आपके 13 13 मात्राएं होती हैं। या फिर दोस्तों आप इसका परिभाषा सोरठा का लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक होता है, लेकिन ये क्या दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे वाले में 11 11 मात्राएं, और इसके दूसरे और चौथे में जो है 13 13 मात्राएं होती हैं। अब यहां पर परिभाषा आप लिख सकते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित सिगम कह। ठीक है, अब देखिएगा राम आ गया तो आपका लघु लगे, सॉरी गुरु लगेगा, और छोटी मात्रा आपका लघु लगेगा। इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। देखिएगा इसमें 11, इसमें 13, 11 प्लस 13 मात्रा, इसी तरह की परिभाषा में पेपर में लिख करके दिखाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 11 आ गया पहले वाले, तीसरे वाले में, और चौथे वाले में आपका 13, तो टोटल 24 मात्रा है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, पिछली बार 2022 में यही कुंडलिया ही आया था, सभी सेट में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम इसको कुंडलिया को भी आपको दिखाई देते हैं कि यह कहता है यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलिया बन जाता है। ठीक है, यानी दोहा के बाद अगर हम एक रोला इसमें मिला दें तो कुंडलिया हमारा तो परिभाषा तैयार हो जाए। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द में छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण जो है दोहा का चतुर्थ होकर आता है। उदाहरण में आप यहां पर दिखा सकते हैं, एक ये वाला कि कृतघ्न कतहु न मानही कोटि करो जो कोय। अब यहाँ पर गिनेंगे तो इसमें देखेंगे तो कितना आ गया आपका 13 मात्रा, और इसमें देखेंगे आपका कितना हो गया भाई 11 मात्रा है। तो देखिए 13 प्लस 11 24 मात्रा यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ पर जाएगी, सरबस आगे राखिए तव न अपनो होय भले की भले न माने, काम कारी चुप रहे फेरी तीही नाही पहचाने, कह गिरधर कबीराय रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक दाम के लालच कृतघ्न। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके 24 मात्राएं यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यानी कि आज के ही वीडियो में हमने आपको 6 अंक कंप्लीट करा दिया। इसी में से पेपर में आएगा, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं पूछेगा। यानी कि हमने रस भी बता दिया, छंद भी बता दिया, अलंकार भी बता दिया। तैयार करिए तुरंत, और अच्छे तैयार करके 2 घंटे पर एग्जाम सेंटर में आपको पहुंच जाना है, और बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ रहिए और अच्छे से पेपर देना। सभी क्वेश्चन को लिख करके आंसर सभी को आना है। अगर नहीं आता तो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख करके आपको आनी है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी का
आज जो है पेपर हिंदी के बहुत ही बेस्ट जाएगा। आप अच्छे से जाइएगा और अच्छे से पेपर को दीजिएगा, क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, फास्ट आपको करनी है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में दोस्तों पेपर देने के बाद जो है आप सभी पेपर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर जो है मैसेज जरूर करके भेज दीजिएगा, ताकि हम उसका एनालिसिस और आपको सोल्यूशन बता सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।